नमस्कार दोस्तों। आज थोड़ा सा दिल्ली एनसीआर का रुख करते हैं। और दिल्ली एनसीआर में गतिविधियां अब राजनीतिक शुरू हो चुकी हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर नोएडा और इसके आसपास का इलाका बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इसे बीजेपी का गढ़ कहा जाता है। 2014 2019 लगातार दो बार से डॉक्टर महेश शर्मा यहाँ से बीजेपी के सांसद हैं, और पिछली सरकार में मोदी जी की तो मंत्री रहे, और बड़े महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट उनके पास थे। सिविल एविएशन जैसा मिनिस्ट्री उनको मिली हुई थी। लेकिन जो दूसरा मोदी जी का कार्यकाल रहा 2019 के बाद का, उसमें डॉक्टर महेश शर्मा को मंत्री नहीं बनाया गया, और इससे बहुत सारे सवाल खड़े हुए। कुछ लोगों का कहना था कि महेश शर्मा की ट्यूनिंग खराब हो गई है, महेश शर्मा के भाव कम हो गए हैं। ऑब्वियस सी बात है, इस तरह की बातें उठती ही रहती हैं। लेकिन अभी शुक्रवार को एक घटनाक्रम हुआ। अमित शाह सीआरपीएफ के एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए नोएडा गए थे। सीआरपीएफ का कैंप है वहां पर। और उन्होंने दोपहर का भोज डॉक्टर महेश शर्मा के घर पर किया। महेश शर्मा कितने प्रभावी हैं नोएडा में, मुझे इसकी बताने की जरूरत है नहीं। उनके घर पर लगभग क्षेत्र के सभी विधायक भी मौजूद थे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी मौजूद थे। और काफी कुछ बातचीत हुई, और उसके बाद से काफी खबरें चलनी शुरू हो गई हैं, खासतौर से महेश शर्मा को लेकर। महेश शर्मा जी के बारे में हमने जब भी वीडियो बनाया है, तो नोएडा से देवेंद्र शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, आज भी जुड़ रहे हैं। स्वागत है देवेंद्र आपका। नमस्कार। ये बताइए, ये क्या घटनाक्रम हुआ, और ये महेश शर्मा जी ये घर पर भोजन करने के लिए पहुंचे, ये प्री प्लान था, अचानक हुआ, कैसे हुआ, इसके पीछे की राजनीति क्या है? सर, राजनीति में हर घटना कुछ संकेत देती है भविष्य के लिए। तो अमित शाह जी जो आए, उसके भी राजनीतिक जानकार एक भविष्य की राजनीति, विशेषकर गौतम बुद्ध नगर की राजनीति को लेकर बड़े संकेत के रूप में देख रहे हैं। वैसे तो अमित शाह जी का दौरा ग्रेटर नोएडा सीआरपीएफ कैंप में था। वहां उनको एक कार्यक्रम में हिस्सा लेना था। फिर इसके बाद वो नोएडा जाते हैं। नोएडा डॉक्टर महेश शर्मा जी के आवास पर वो एक भोज में हिस्सा लेते हैं। और यही घटना एक बड़े टर्निंग पॉइंट, या जो पिछले लगभग 2009 से भाजपा की गुटबाजी शुरू हुई, जिसमें भाजपा की गुटबाजी को लेकर के डॉक्टर महेश शर्मा खेमा और दूसरा खेमा की चर्चा हम लोग करते रहते हैं। उस गुटबाजी को लेकर के ये जो डॉक्टर गृह मंत्री जी का दौरा रहा, उसको लोग बड़ा ही क्रूशल मान रहे हैं। और यहां तक कह रहे हैं कि इस घटना ने डॉक्टर महेश शर्मा को कहीं ना कहीं विरोधी दलों के साथ साथ विपक्षी जो उनका धड़ा है गुटका पार्टी के अंदर, उस पर भी एक एज मिल गया है। नहीं, ये बात स्पष्ट नहीं हुई। दो बातें हो गई इसमें। एक तो ये हो गया कि महेश शर्मा, विपक्षी दल अब मानने, विपक्षी दलों के सामने मैसेज चला गया कि महेश शर्मा का टिकट रिपीट होगा, ये बात मैं मान लूं एक तो। दूसरे, जी जी। जो तथाकथित रूप से, मैं नहीं जानता इस बारे में कौन लोग शामिल हैं इसमें, कि जो विरोधी खेमा है महेश शर्मा का, अब वो नोएडा का ही है या बीजेपी के अंदर है, संगठन के अंदर है, कहां पर है उनका विरोधी खेमा। उसे ये लगने लगा कि महेश शर्मा के प्रति जो है अभी केंद्रीय नेतृत्व जो है वो सॉफ्ट कॉर्नर रखता है। ये बात मानूं मैं आपकी? जी बिल्कुल। सर, आपकी इस बात को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे, यानी गौतम बुद्ध नगर की राजनीति के पीछे जाना होगा। और इसको शुरू करते हैं हम 2009 से। हम्म। 2009 वह साल था जो गौतम बुद्ध नगर की राजनीति में एक टर्निंग पॉइंट, मील का पत्थर है। हम्म। कारण है कि 2008 में भारत के अंदर लोकसभा सीटों का परिसीमन हुआ था। हम्म। उससे पहले गौतम बुद्ध नगर लोकसभा खुर्जा लोकसभा के नाम से जानी जाती थी, और यह एससी एसटी के लिए रिजर्व थी। हम्म। तो 2009 का समय आते आते शायद यहाँ दिल्ली से एनसीआर अशोक का प्रधान महत्व। वगैरह, अशोक प्रधान जी यहीं से जी, रहा। अशोक प्रधान, और उनसे पहले जी जी कांग्रेस के खाते में सीट जाती रही थी। हम्म। पहली बार अशोक प्रधान ने लगातार 3 बार यहाँ से हैट्रिक करके इस सीट को जीता था। हम्म। 2009 का समय आते आते इस पूरे जोग्राफिकल खंड की एक परिदृश्य बदल चुका था। हम्म। लोग काफी संपन्नशाली हो चुके थे। राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं लोगों के मन में तेजी से उबाल मारने लगी थी। हम्म। ऐसे दौर में जब 2009 में ये गौतम बुद्ध नगर लोकसभा अपने अस्तित्व में आती है, और इसको आरक्षण इसका खत्म होकर के ओबीसी और जनरल के लिए खुल जाती है, तो बड़ी तेजी से लोग यहाँ पर लोकसभा चुनाव 2009 के लिए अपनी दावेदारी भाजपा के अंदर पेश करते हैं। हम्म। एक धड़ा भाजपा का
यह तर्क देते हुए दावेदारी पेश करता है कि चूंकि यहाँ पर उनके जातीय बहुसंख्यक है, तो ऐसे में उनकी दावेदारी होती है कि गौतम बुद्ध नगर भाजपा का टिकट उनके फेवर में जाए। किसके फेवर में? लेकिन यहाँ पर किसके? गुर्जर जाति, मैं अब बताता हूँ, गुर्जर हाँ। जाति यहाँ बाहुल्य है। हम्म। और गुर्जर जाति का एक भाजपा का धड़ा हम्म। यह तर्क पेश करने लगा कि भाजपा नेतृत्व को यह सीट या टिकट गौतम बुद्ध नगर लोकसभा का गुर्जर जाति के प्रत्याशी को देना चाहिए। और गुर्जर जाति के कई प्रत्याशी उस समय अपनी दावेदारी पेश कर रहे थे। उनके उनमें से नाम बताइए। एक महत्वपूर्ण, नाम हाँ बताइए तो मैं लीजिए। बता रहा हूँ सर, हम्म। उनमें से एक महत्वपूर्ण नाम था, पूर्व मंत्री रहे और 2 बार के दादरी विधानसभा, क्योंकि उस समय नोएडा दादरी विधानसभा का हिस्सा होता था, हम्म। दादरी विधानसभा के विधायक नवाब सिंह नागर का। हम्म। तो नवाब सिंह नागर गुर्जर जाति की तरफ से प्रबल दावेदार थे और उनके पीछे गुर्जर समर्थक लामबंद थे। लेकिन हुआ इसका थोड़ा उल्टा, उनकी जो उम्मीदें थी उनको झटका लगा और भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर महेश शर्मा को नोएडा विधान लोकसभा का टिकट दिया। तो यहाँ पर चुनाव हुआ, चुनाव में नहीं डॉक्टर नहीं, महेश शर्मा मैं यहाँ लगभग को चौदह हजार रोकना, वोटों। मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगा। जी जी जी। उन सब दावों को दरकिनार करते हुए डॉक्टर महेश शर्मा को टिकट बीजेपी ने क्यों दिया 2009 में? क्या रीजन थे? इसका एक तो रीजन ये था सर, क्योंकि नोएडा के अंदर शहरी मतदाता बहुत बड़ी तादाद में थे हम्म। और वह लोग कहीं ना कहीं, मैं आज भी देखता हूं, लोकल की अपेक्षा बाहरी कैंडिडेट को ज्यादा सपोर्ट करते हैं। और यहाँ के सर शहरी और बाहरी मतदाता इतने इन्फ्लुएंसिव है, इतने ज्यादा ये मतलब सीट को निर्णायक है, इनके बिना सीट को हम कल्पना नहीं कर सकते कि कोई पार्टी जीत पाएगी। जो तो फ्लैट 2009 का जब फ्लैट लोक, कल्चर है, फ्लैट्स में जो बाहर के लोग जी जी, भरे। वो वही वही नगरीय, वही हाँ हाँ। नगरीकरण वाला कल्चर, तो हम्म। वो जहां चाहता है वहां सीट जाती है नोएडा की। हम्म। तो जब 2009 का चुनाव हुआ तो फ्लैट कल्चर के बावजूद डॉक्टर महेश शर्मा 14,000 वोटों से चुनाव हार गए और चुनाव जीता बहुजन समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार सुरेंद्र सिंह नागर ने, हम्म। जो आज वर्तमान में भाजपा के राज्यसभा सांसद हैं। और हम्म। अभी हाल ही में पार्टी ने उन्हें राष्ट्रीय सचिव भी बनाया। हम्म। तो उस समय यह बातें आई थी कि डॉक्टर महेश शर्मा को चुनाव हारने के पीछे पार्टी का भीतरघात या गुटबाजी बहुत बड़ा कारण। ये भी राजनीतिक जानकार ये भी बताते हैं कि जिन लोगों ने दावेदारी ठोकी और उनको टिकट पार्टी संगठन नहीं दे सकी, उन्होंने अंदर खाने पार्टी प्रत्याशी के खिलाफ जाकर के दूसरे कैंडिडेट को जातीय आधार पर मतदान किया और हम्म। सुरेंद्र नागर चुनाव जीत गए। हम्म। यह वह चरण था जब डॉक्टर महेश शर्मा राजनीति में एक नए खिलाड़ी के तौर पर अपनी किस्मत आजमा रहे थे। इस चुनाव को हारने के बाद डॉक्टर महेश शर्मा को काफी कुछ सीखने को मिला। कहते हैं हार हो या जीत राजनीति में सीखने के लिए देती है। 2009 के परिसीमन के बाद एक और विधानसभा गौतम बुद्ध नगर के अंदर अस्तित्व में आती है, जो दादरी विधानसभा को कटकर बनती है नोएडा विधानसभा। हम्म। यहां पर चुनाव होता है 2012। हम्म। विधानसभा। 2012 में हम्म। विधानसभा विधानसभा चुनाव होता है और विधानसभा चुनाव पर फिर से नवाब सिंह नागर नोएडा विधानसभा पर अपनी दावेदारी पेश करते हैं। हम्म। लेकिन तभी इसी सीट पर महेश शर्मा भी अपनी दावेदारी विधायक के लिए पेश करते हैं और पार्टी संगठन ने एक बार फिर से विधायक के लिए डॉक्टर महेश शर्मा को टिकट दिया और डॉक्टर महेश शर्मा 2012 का चुनाव बड़ी संख्या में जीत गए। हम्म। तो इसको कहते हैं कि जो 2009 में उन्होंने गुटबाजी के कारण मात खाई या पार्टी में भीतरघात के कारण, उसका कहते हैं उसको रिवाइवल उन्होंने वहां पे कर ली। हम्म। इस समय डॉक्टर महेश शर्मा थोड़ा तेजी से राजनीति में बढ़ते हैं, कुछ काफी कुछ सीखते भी हैं। उनको संगठन की काफी समझ पहले से थी, लेकिन क्षेत्र के बारे में उनको समझ आती है। इस दौर फिर आता है सर 2014 का लोकसभा चुनाव। लोकसभा चुनाव पर एक बार फिर डॉक्टर महेश शर्मा दावेदारी पेश करते हैं और विरोधी खेमा फिर से दावेदारी पेश करता है। परिणाम वही होता है कि डॉक्टर महेश शर्मा विरोधी खेमे पर 21 साबित हुए, या यूं कहें कि विरोधी खेमा लगातार प्रयास के बावजूद 2009 में डॉक्टर शर्मा चुनाव हारने के बाद, इसके बाद एक बार भी बड़ी लाइन नहीं खींच सका। 2014 के चुनाव में डॉक्टर महेश शर्मा ने बड़ी जीत हासिल की और समाजवादी पार्टी के स्थानीय और कद्दावर नेता नरेंद्र भाटी को चुनाव हराया। 2,58,000 के समथिंग से वो चुनाव जीते। इसके बाद उनका फिर सरकार में भी कद बढ़ा, उनको 2-2 मंत्रालय दिए गए, सिविल एविएशन और कल्चरल मिनिस्ट्री। और यह वह दौर आ गया था सर 2014 का आते आते
कि गौतम बुद्ध नगर भाजपा में डॉक्टर महेश शर्मा एक भाजपा के अंदर की शक्ति का केंद्र बन चुके थे। या यूं कहें कि एक समय ये था कि विरोधी खेमा लगभग लगभग हाशिए पे था। इसके बाद दौर आता है 2017 का विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश। 2014 के चुनाव में गौतम बुद्ध नगर में बहुत ही बड़ा नाटकीय घटनाक्रम घटा। यहां पर 3 विधानसभाएं हैं और तीनों विधानसभाएं बाहरी लोगों को, एक बाहरी पंकज सिंह जो कि राजनाथ सिंह के पुत्र है, उनको जाती है। दादरी विधानसभा बहुजन समाजवादी पार्टी छोड़ करके बस भाजपा ज्वाइन करने वाले तेजपाल सिंह नागर को जाती है। और जेवर की सीट जाती है कांग्रेस छोड़ करके आए धीरेन्द्र सिंह के खेमे में। अब इस बात को ऐसे समझते हैं सर, नोएडा विधानसभा को छोड़िए, जो डॉक्टर महेश शर्मा का उस समय विरोधी खेमा था उसको लगा कि नोएडा सीट उनको नहीं मिलेगी, तो उस तरफ से फिर से दादरी विधानसभा पर अपनी दावेदारी पेश की है। उनमें नवाब सिंह नागर का भी नाम था और कई लोग थे, लेकिन डॉक्टर महेश शर्मा तेजपाल सिंह नागर के ऊपर दाव खेले। दूसरी तरफ नोएडा वह विधानसभा सीट थी जहां भाजपा बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रही थी। वह एक प्रभावशाली नाम था धीरेन्द्र सिंह। धीरेन्द्र सिंह को बहुत बड़ी ख्याति तब मिली जब भट्टा पारसौल आंदोलन होता है और राहुल गांधी को लेकर के वह अपनी बाइक पर, यानी कि धारा 144 के बाद, वो भट्टा पारसौल और जेवर और इधर रबुपुरा इस दनकौर क्षेत्र में लेके घूमते हैं। और ये वो नाम था कि जो सबसे ज्यादा विपक्ष में हमलावर भी होते थे भाजपा को, लेकिन इन्होंने भाजपा कांग्रेस छोड़ी क्योंकि उनको एक जिताऊ मंच चाहिए था और भाजपा को एक जिताऊ कैंडिडेट चाहिए था। दोनों एक दूसरे के पूरक थे। कहते हैं कि कई बड़े नेताओं का सहयोग रहा धीरेन्द्र सिंह को ज्वाइन कराने में, लेकिन उनमें डॉक्टर महेश शर्मा के नाम आता है कि उनकी सहमति थी और उनका सहयोग था, उनके प्रयास से उनको ज्वाइन कराया गया। दादरी विधानसभा सबसे ज्यादा विवादित रही। आपको बताऊं सर, 2017 के लोक विधानसभा चुनाव में 3 चरण में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी और लगभग लगभग उत्तर प्रदेश के हर सीट का 2 चरणों में नाम प्रत्याशी घोषित हो गया था। दादरी उन विधानसभा सीटों में थी जिसका 2 चरणों में केंद्रीय चुनाव समिति नाम तय नहीं कर सकी थी। कारण यह था कि ये राजनीतिक जानकार बताते हैं कि एक बड़ा उस समय का जो केंद्रीय चुनाव समिति का सदस्य, महत्वपूर्ण सदस्य थे, वरिष्ठ सदस्य थे और केंद्रीय मंत्रिमंडल का बड़ा चेहरा भी थे, वह डॉक्टर महेश शर्मा विरोधी खेमे को दादरी विधानसभा का टिकट दिलाना चाहते थे, यानी कि नवाब सिंह नागर को। लेकिन डॉक्टर महेश शर्मा तेजपाल सिंह नागर के नाम पर अड़ गए और वह किसी भी हालत में दादरी विधानसभा को अपने विरोधी खेमे के पास नहीं जाना देना चाहते थे। हालांकि मैं पुष्ट नहीं हूं, लेकिन जानकार उस वरिष्ठ नेता का नाम राजनाथ सिंह बताते हैं कि राजनाथ सिंह उनको चाहते थे। लेकिन जब तेजपाल सिंह के नाम पर वह अड़ गए तो राजनाथ सिंह ने, बताते हैं जानकार, की नाराजगी जाहिर की। तो उनकी नाराजगी को संतुष्ट करने के लिए, जो जानकार अंदर से खबरें आती हैं पुष्टि नहीं कर सकते, तो उनको पंकज सिंह को टिकट दिया जा रहा था साहिबाबाद विधानसभा से। तो महेश शर्मा इतना दादी के टिकट पर, जी जी, सेफ सीट वो भी बिल्कुल। तो जब इतने ज्यादा अड़ गए और उधर राजनाथ सिंह को थोड़ी नाराजगी देखी, तो दोनों को सामंजस्य बैठाने के लिए पंकज सिंह को नोएडा का टिकट दे दिया। तो तीनों सीट यहां से चली जाती है। स्थिति अभी भी वही थी गौतम बुद्ध नगर भाजपा के अंदर कि डॉक्टर महेश शर्मा शक्ति केंद्र थे। लेकिन 2019 का लोकसभा चुनाव आते आते गौतम बुद्ध नगर भाजपा के अंदर गुटबाजी का स्वरूप बदलने लगा। जहां तक मैंने समझा, अभी तक गुटबाजी का स्वरूप जातीय आधार पर होता था, लेकिन अब एक ईगो फैक्टर, एक मूंछों की लड़ाई वाला हो गया। और यहां पर जो भी नवाब सिंह नागर ये लड़ा था, ये लगभग लगभग सेकेंडरी हो गया और गुटबाजी के रूप में जेवर विधायक धीरेन्द्र सिंह सामने आए। एक टाइम था कि दोनों के बीच, महेश शर्मा और धीरेन्द्र सिंह के बीच बहुत अच्छी ट्यूनिंग थी, लेकिन ऐसा क्या हुआ क्या नहीं, दोनों के बीच एक गलतफहमी हुई या क्या बात हुई, इनके टकराए और गुटबाजी इनके बीच शुरू हो गई। ये पहला दौर था जहां से डॉक्टर महेश शर्मा, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि धीरेन्द्र सिंह की गुटबाजी ने उनको हाशिए पे ला दिया, लेकिन मजबूत गुटबाजी, एक विरोध शुरू हो गया। लेकिन धीरेन्द्र सिंह इस महेश चुनाव शर्मा लेके आए। जी, ऐसी बातें भी होती है, लेकिन आखिर इनके बीच क्या हुआ क्या नहीं,
कुछ लोग तो बताते हैं कि दोनों के बीच कुछ ऐसे, एक फ्रेंड सर्किल में ऐसे लोग थे जो इधर की उधर, उधर की उधर कर करके दोनों के मन में फाड़ की ये जो आप ये बीज वाला बो दी। ये जो नई तरह की गुटबाजी है, ये आप 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले शुरू हुई या दो बाद में? पहले जी, नहीं हम्म। पहले सर, ये तो ये मतलब 2017 के 2017 विधानसभा 2017 और 2019 के बीच का घटनाक्रम है ये। 19 के बीच में, जी जी, 2017 19 के बीच में। हम्म। हालांकि 19 के चुनाव में यह खुलकर सामने नहीं आई थी, लेकिन डॉक्टर महेश शर्मा एंड कंपनी वाला जो खेमा था वह समझ चुका था कि चुनाव 2019 के चुनाव में धीरेन्द्र सिंह एक कोई खेल कर रहे हैं, ऐसा वो मान चुके थे। और हम्म। मीडिया में आई खबरें भी इस बात की लगभग लगभग थोड़ी पुष्टि करती है। हम्म। तो इसके बाद 2019 के चुनाव के बाद भाजपा के अंदर बड़ी गुटबाजी हो गई। और एक बात और बताऊं सर, 2019 का जब चुनाव हुआ था तो 2019 के चुनाव में एक बार फिर डॉक्टर महेश शर्मा के टिकट के पार्टी संगठन के सामने विरोध हुआ था। और तर्क यह दिया था कि इनका काफी विरोध है, इनको टिकट नहीं दिया जाना चाहिए, पार्टी चुनाव हार जाएगी, काफी कुछ दिया। लेकिन पार्टी संगठन ने इनको टिकट दिया और ये चुनाव लगभग उससे भी ज्यादा 3.5 लाख से समथिंग वोटों से चुनाव जीत गए। यहाँ एक और बड़ी घटना होती है सर, 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले जो सुरेंद्र नागर समाजवादी पार्टी में 2009 में महेश शर्मा को चुनाव हराया था, वो एक बार पार्टी छोड़ करके समाजवादी पार्टी ज्वाइन करते हैं और वहां लोग बड़ी पारी खेलते हैं और राष्ट्रीय महासचिव तक बनते हैं। उन्होंने 2019 के लोकसभा से पहले समाजवादी पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। चर्चा यह भी थी कि गौतम बुद्ध नगर लोकसभा का टिकट सुरेंद्र नागर को दिया जा सकता है, लेकिन ये सब अटकलें साबित हुई। टिकट महेश शर्मा के फेवर में गया और डॉक्टर महेश शर्मा चुनाव जीत गए। अब यहां से जो आगे चलते हैं इस परिदृश्य में, 2022 का चुनाव नहीं, आया है विधानसभा का। इसमें एक थोड़ा सा हमारे दर्शकों को ये भी स्पष्ट कीजिए कि 2019 में जी इन्हें मंत्री क्यों नहीं बनाया गया कैबिनेट में, केंद्रीय कैबिनेट में क्यों नहीं लिया गया? इसको लेकर क्या सर, हाँ, वजह थी? कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि स्थानीय स्तर पर उनका विरोध था, लेकिन अगर स्थानीय स्तर पर विरोध होता तो टिकट ना दिया जाता। मंत्रिमंडल का जहां तक मैं समझता हूं, 2014-19 के दौर में एक बड़ा डिफरेंस आ चुका था, भाजपा का एक स्वरूप बदल चुका था। 19 में भाजपा एक बड़े स्तर पर फैल चुकी थी और उसके पास उसके जो एनडीए के अन्य सदस्य हैं उनको भी एडजस्ट संतुष्ट करना करना। था। और दूसरी बड़ी बात, जी, और दूसरी बड़ी बात थी कि अब उनके पास लाखों लाखों से जीतने, अब कोई बड़ी बात नहीं थी, कई लाख से विनर होने वाले बहुत सारे कैंडिडेट थे और जो हम्म। बेहतर प्रदर्शन कर रहे थे। और और ऐसी जगह पे प्रदर्शन किया जहां, इसकी एक वजह ये भी मानी जाए 2019 में कि महेश शर्मा की जगह कोई भी प्रत्याशी होता तो वो भी जीत जाता 2019 में। हाँ पार्टी देखिए मैं वही पार्टी कह रहा हूँ। ये भी सोचकर चलती है। हम्म। 14 का चुनाव एक ऐसा था जहां विपक्ष के साथ सत्ता में दूसरी पार्टी से चुनाव, और वहां 2.5 लाख से जीतना बड़ी बात थी। लेकिन 19 आते आते मोदी वर्सेस हो चुकी थी भाजपा, पूरा देश मोदी में हो चुका था, भाजपा में था। एक हर कहते हैं कि लकड़ी भी बेहतर प्रदर्शन कर रही थी। तो हम्म। ऐसी स्थिति में ऐसी जगह पर भी भाजपा के कैंडिडेटों ने बेहतर प्रदर्शन करके दिखाया जहां उनकी स्थिति बहुत कमजोर होती थी। तो हम्म। ऐसी स्थिति में उनको उन लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल करना उनकी भाजपा संगठन की प्राथमिकता थी, जो भविष्य को देख करके। नोएडा तो जैसा आप पहले कह चुके हैं भाजपा का गढ़ बन चुकी है। हम्म। तो महेश तो शर्मा की अब आता है, 2019 से और 2022 के बीच की जो एक्टिविटीज हैं उस पर बताइए। हाँ अब मैं कर वही सर, ये बहुत महत्वपूर्ण दौर है। हम्म। 2019 और 2022 के बीच का दौर वह दौर है जहां डॉक्टर महेश शर्मा विरोध सबसे अपने चरम पर था। सबसे मजबूत विरोध डॉक्टर महेश शर्मा गुट का हुआ तो वह 19 और 22 के दौर में हुआ। मैं ये नहीं कहूंगा कि डॉक्टर महेश शर्मा की लाइन को छोटा कर दिया, लेकिन अभी तक का सबसे बड़ा विरोध और गुटबाजी इसी दौर में हुई। अभी तक यह देखा गया कि दोनों गुट एक दूसरे पर प्रत्यक्ष हमला करने से बचते थे। इधर उधर से उनके समर्थक कुछ अभी कहते, मुझे वो ये कह देते कि बताइए कि महेश इस समय 2019 से और 2022 का जो दौर आप बता रहे हैं, इस दौरान महेश शर्मा के अगेंस्ट जो गुट था उसमें कौन कौन से चेहरे हैं मानते हैं आप? खुलकर नाम मैं लीजिए। वही कह रहा हूं सर। हाँ, हम्म। मैं खुल के ही नाम लूंगा सर। हम्म। 2019 के जो चुनाव हुआ, सॉरी 2022 का चुनाव हुआ है इस दौर में, उस खेमे में जा चुके थे सुरेंद्र नागर और धीरेन्द्र सिंह का नाम तो बड़े उस पर लिया जाता है। इस दौर में एक घटना और घटी कि समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता जिन्हें महेश शर्मा ने चुनाव हराया था, नरेंद्र भाटी, वो भी समाजवादी पार्टी छोड़कर भाजपा में आए।
अब प्रत्यक्ष रूप से खेमा इस तरह से दिखने लगा कि हम्म। एक खेमे में धीरेन्द्र सिंह जेवर विधायक, हम्म। राज्यसभा सांसद सुरेंद्र सिंह नागर, हम्म। पंकज सिंह की स्थिति बड़ी डामाडोल रही। वो कभी प्रत्यक्ष रूप से उधर दिखते और कभी उनकी स्थिति न्यूट्रल जैसी दिखती। लेकिन जानकार बताते हैं कि अंदर खाने कहीं ना कहीं वो धीरेन्द्र सिंह गुट में ज्यादा झुकता है उनका पलड़ा। डॉक्टर महेश शर्मा गुट में जो दिखते हैं, डॉक्टर महेश शर्मा, दादरी विधायक तेजपाल सिंह नागर, हम्म। एमएलसी जो समाजवादी पार्टी को छोड़कर आए और उन्हें एमएलसी बनाया नरेंद्र भाटी, एमएलसी श्रीचंद शर्मा। तो अभी भी गुट उनका मजबूत दिखता था। लेकिन यहां सबसे बड़ा यानी फैक्टर कि क्या हुआ कि जिन्हें चुनाव हराया महेश शर्मा ने, वो महेश के गुट में आ गए। जी जी जी, वेरी इस इंटरेस्टिंग। 22 और 19 और 22 के पूरे इस कालखंड में एक बड़ी बात दिखी भाजपा की गुटबाजी की, जो अभी तक सबसे अलग थी। अभी तक गुटबाजी जिला स्तर पे होती थी, लेकिन चूंकि गुटबाजी चरम तक पहुंची और इसने लखनऊ दरबार बनाम दिल्ली दरबार का रूप ले लिया। अच्छा। धीरेन्द्र सिंह बताते, राजनीतिक जानकार जो हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं, तो कहते हैं कि लखनऊ दरबार यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दरबार का आशीर्वाद और हाथ उनके ऊपर है। वहीं दिल्ली दरबार यानी अमित शाह का हाथ डॉक्टर महेश शर्मा के ऊपर बताया जाता है। राजनीतिक गलियारों में खूब खुलकर इसकी चर्चा होती है। इस बात की पुष्टि तब भी होती है जब दोनों धड़ों का नहीं, लेकिन सबसे ज्वलंत लेकिन टकराव लेकिन धीरेन्द्र सिंह को मंत्री तो बनाया नहीं योगी जी ने। सर यहां भी वही स्थिति थी। यहां भी बंपर जीत मिली तो किस किस को समायोजित करे और किसको छोड़ दे, स्थिति तो यहां भी वही थी। हम्म। तो अब इस बात की पुष्टि दिल्ली और लखनऊ दरबार के आमने सामने आने की पुष्टि होती है जब दोनों गुट एक ज्वलंत टकराव की तरफ बढ़ते हैं। हालांकि प्रत्यक्ष टकराव नहीं था, लेकिन अप्रत्यक्ष टकराव जरूर था एक तरह से, और वह था श्रीकांत त्यागी प्रकरण। हम्म। श्रीकांत त्यागी प्रकरण में डॉक्टर महेश शर्मा और पुलिस प्रशासन की आमने सामने टकराव हुआ, लेकिन धीरे धीरे वो गोल पोस्ट शिफ्ट हो गया भाजपा गुटबाजी की तरफ। जानकार बताते हैं कि डॉक्टर महेश शर्मा के विरोध में जो विरोधी गुट है, धीरेन्द्र सिंह, सुरेंद्र सिंह नागर और यहां तक कि पुलिस की व्यवस्था भी डॉक्टर महेश शर्मा के विरोध में लगभग दिखी। और यह पहला वक्त था जब डॉक्टर महेश शर्मा गौतम बुद्ध नगर की भाजपा राजनीति में लगभग लगभग ऐसे लगे कि वो फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम्म। और लोग कहने लगे कि ये प्रकरण इनको भारी पड़ेगा और डॉक्टर महेश शर्मा का टिकट कट जाएगा। ऐसी बहुत सारी बातें हुई। और इस दौर में वो दौर भी आ गया था सर, जब धीरेन्द्र सिंह के समर्थक सोशल मीडिया पर कहने लगे थे कि गौतम बुद्ध नगर को बदलाव चाहिए, और सार्वजनिक मंचों पर डॉक्टर धीरेन्द्र सिंह भी कहने लगे थे कि गौतम बुद्ध नगर अब बदलाव चाहता है। तो ऐसी स्थिति में तेजी से यह चर्चा होने लगी। और जब डॉक्टर महेश शर्मा घिरते हुए दिख रहे थे, तभी उनको त्रिपुरा का विधानसभा चुनाव प्रभारी बना दिया गया। तो हम्म। लोग समझ गए कि पीछे दिल्ली दरबार मजबूती से खड़ा हुआ है। और अब त्रिपुरा में चुनाव जीते भी। जीते भी सर, और लगभग लगभग कोई बहुत ज्यादा ऐसे नहीं, कहते हैं त्रिपुरा में चूंकि, महेश शर्मा वहां पर एक्टिव रहे, मैंने देखा उनकी लगातार हाँ जी जी जी, एक्टिविटी रही। उनका कहते हैं सप्ताह में 5 दिन त्रिपुरा में बीते उनके। और ये भी बताते हैं कि जो कि त्रिपुरा में भाजपा की सरकार थी तो एंटी इनकम्बेंसी इनके लिए हो सकती थी, लेकिन त्रिपुरा में बहुत ज्यादा सीटों का अंतर नहीं था। इसका मतलब उनको जो माइलेज था वो मिल गया वहां पर। अब सर 22 का चुनाव आता है और 22 के चुनाव में फिर गुटबाजी वो होती है। और गुटबाजी में चर्चा ये होती है कि जो अवतार सिंह भड़ाना जेवर से चुनाव लड़े, राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा रही कि डॉक्टर महेश शर्मा विरोधी गुट उधार सपोर्ट में। हालांकि डॉक्टर महेश शर्मा ने इस बात की खंडन किया कि मुझे इससे कोई वास्ता नहीं है, लेकिन चर्चाएं हैं, चर्चाएं चलती हैं और वो छुपती नहीं है, वो ऐसी चीजें आई। यही का ऐसी स्थिति में धीरेन्द्र सिंह के लिए सुरेंद्र सिंह नागर एक कहते संकट मोचक बन के आए, वरना सर चुनाव हार जाते। अच्छा। यहां पर सुरेंद्र सिंह नागर ने पर्सनली उनको चुनाव में उतरे और लगभग वो चुनाव जीत गए। गुटबाजी इस चुनाव में ऐसी रही कि सुरेंद्र सिंह नागर दादरी तेजपाल सिंह नागर का चुनाव प्रचार करने नहीं आए और महेश शर्मा उधर चुनाव प्रचार करने नहीं आए। एक स्थिति यह थी कि स्पेशल जेवर का चुनाव प्रचार करने के लिए योगी आदित्यनाथ को आना पड़ा, और एक स्थिति यह थी कि दादरी विधानसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए डोर टू डोर कैंपेन अमित शाह ने किया। अब ये बताइए कि अमित शाह जी उनके घर पे खाना खा के चले गए हैं। अब 2024 का गौतम बुद्ध नगर की जो सीट है, उसका क्या क्या सीन बन के सामने नजर आ रहा है? 2024 का क्या दृश्य सामने नजर आ रहा है? 2022 के चुनाव के बाद
गौतम बुद्ध नगर में कई चेहरे सामने आ रहे हैं जो लोकसभा चुनाव के लिए अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। इसमें धीरेन्द्र सिंह का नाम लिया जाता जाता है। सुरेंद्र सिंह नागर का बहुत मजबूती, मैं पर्सनली मानता धीरेन्द्र हूं कि अगर धीरेन्द्र सिंह भी गुज्जर हैं? नहीं, वो ठाकुर है। ठाकुर हैं। वो ठाकुर कम्युनिटी, हाँ जी, ठाकुर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। और मैं व्यक्तिगत मानता हूं कि अगर सुरेंद्र नागर, सॉरी, डॉक्टर महेश शर्मा के सामने कोई मजबूत कैंडिडेट अगर पार्टी नेतृत्व को प्रभावित कर सकता है, अपना पक्ष रख सकता है, तो वो सुरेंद्र सिंह नागर है। इनमें एक हमारे पूर्व सुरेंद्र सिंह नागर जिलाधिकारी भी। राज्यसभा में भी बड़ा अच्छा स्पीच दिया उन्होंने अभी, जब बोले जी जी तो जी जी। दिल्ली वाले विधेयक पे जब बोले। बिल्कुल राजनीतिक रूप से मंझे हुए खिलाड़ी हैं सर, नो डाउट इसमें। हम्म। और यहाँ गौतम बुद्ध नगर के पूर्व जिलाधिकारी रहे बीएन सिंह, वो भी इस समय बहुत तेजी से जिले में आते हैं, अपना प्रचार कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं। हम्म। नवाब सिंह नागर फिर तेजी से आए हैं। अभी कुछ ट्विटर पोल लोगों ने किया है, ट्विटर पोल को हालांकि मैं दावेदारी का आधार तो नहीं मानता हूं, लेकिन ट्विटर पोल में भी नवाब सिंह नागर को नवाब अच्छा सिंह खासा नागर ने बीच रेस्पॉन्स में मिल रहा है। पार्टी वार्टी भी तो बदली थी शायद। नहीं सर, वो पार्टी नहीं बदली है, नवाब शुरू सिंह शुरू नागर से स्थायी रूप से बीजेपी। यहीं रहे हैं। हम्म। हाँ। अब हम्म। यहाँ क्या है सर, ये अब शक्ति प्रदर्शन का दौर शुरू हो गया है। हम्म। महेश शर्मा भी अपने क्षेत्र में प्रचार कर रहे हैं, जबरदस्त तरीके से घूम रहे हैं, सब लोग अपनी दावेदारी के लिए लोगों से संपर्क कर रहे हैं। इस दौरान एक बड़ी घटना हुई कि अभी जब प्रदेश संगठन भाजपा की घोषणा हुई थी, तो सुरेंद्र नागर और पंकज सिंह को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया। हम्म। सतेंद्र सिसोदिया को बनाया गया पश्चिम उत्तर प्रदेश का हम्म। अध्यक्ष, वो गौतम बुद्ध नगर के हैं। हम्म। लेकिन इसी दौर में सुरेंद्र नागर को भाजपा ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी का राष्ट्रीय सचिव बना दिया। जो भारतीय जनता पार्टी संगठन का ये फैसला है, अगर इसको मैं समझूं तो इसके एक संकेत सीधे सीधे हैं कि पार्टी संगठन ने स्पष्ट कह दिया है कि उन्हें सुरेंद्र नागर भी चाहिए और उन्हें महेश शर्मा भी चाहिए। बैलेंस कर दिया। उन्होंने हम्म। जी बैलेंस कर दिया दोनों में। हम्म। उन्होंने कहा हमें गौतम बुद्ध नगर की गुटबाजी से कोई मतलब नहीं है, हमारे लिए पार्टी सर्वोच्च है। और उन्होंने एक संकेत भी दे दिया कि संगठन में सुरेंद्र नागर, और इससे भी जब सुरेंद्र नागर को राष्ट्रीय सचिव बनाया तो राजनीतिक जानकार कहने लगे थे कि डॉक्टर महेश शर्मा के लिए रास्ता लगभग साफ हो गया है। हम्म। इसके बावजूद भी शक्ति प्रदर्शन का दौर चल रहा था, लोग काफी कुछ प्रयासरत थे। अभी भी बताते हैं कि बीएन सिंह को कुछ लोगों ने, बड़े नेताओं ने आश्वासन दिया हुआ है। तो शक्ति प्रदर्शन के लिए जो लोग लगे हुए थे, तो जिस बात की आप पहले हमने चर्चा शुरू की कि अमित शाह पीएन सिंह के डॉक्टर बारे में महेश बताइए, शर्मा के पीएन सिंह के बारे में आप बार बार बता रहे हैं, उनका क्यों नाम चल बीएन रहा सिंह है? सर, जी, बीएन सिंह गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी रहे हैं। हम्म। कोविड काल में एक बैठक के दौरान योगी आदित्यनाथ ने उनसे नाराजगी भी जाहिर की थी, उनका ट्रांसफर फिर यहाँ से हुआ किसी दूसरे विभाग में। लेकिन पिछले अभी 6-7 महीने से वो काफी सक्रिय हैं, और वो रिटायर आते हो हैं और गए? सप्ताह में 2-3 बार। नहीं अभी, हाँ सर, ये भी बड़ा ही दिलचस्प किस्सा है। कल भारतीय जनता पार्टी के नोएडा महानगर की कमेटी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात कही है कि कोई भी अधिकारी यदि चुनाव लड़ना चाहता है तो वो पहले इस्तीफा दे, तब चुनाव प्रचार करे। जिस तरह से उनका इशारा बीएन सिंह की तरफ ही था, जिस तरह से बीएन सिंह भाजपा के दावेदार के तौर पर क्षेत्र में चुनाव प्रचार या जनसंपर्क कर रहे हैं, उससे पार्टी संगठन को नुकसान होता है, इसलिए उनकी शिकायत करने की उन्होंने बात कही। अच्छा। तो जो शक्ति प्रदर्शन का दौर था, तो जिसको हमने शुरू किया था अपने कि अमित शाह जी आए, आकर के इनॉग्रेट उन्होंने सीआरपीएफ कैंप आई, और उन्होंने अब डॉक्टर महेश शर्मा के आवास पर जाकर के भोजन किया। तो इसको भी राजनीतिक जानकार एक तरह से वही सब कहते हैं कि एक लंच डिप्लोमेसी के तौर पर इसको महेश शर्मा की देख रहे हैं, और इसको शक्ति प्रदर्शन का एक उनका भी पैतरा कह रहे हैं। और अमित कुछ शाह लोग जी कह ने रहे हैं वैसे भी उत्तर प्रदेश में एक्टिविटीज अपनी बढ़ा दी हैं। कल वो अलीगढ़ में थे, कल्याण सिंह की अलीगढ़ रहे। पुण्यतिथि थी, उस कार्यक्रम में भाग लिया। तो वो जो अब उन्होंने उत्तर प्रदेश में कह तो रहे हैं कि 80 की 80 सीटें जीतने का लक्ष्य है, लेकिन उन सर सभी 80 की सीटों का वो एक बार रिव्यू जरूर करेंगे। सर आपको बताऊं, 2014 से पहले भाजपा लोकसभा में तीसरे नंबर की पार्टी थी उत्तर प्रदेश में। अमित शाह को जब प्रभारी बनाया गया तो उन्होंने ही वह 62-63 वाली स्थिति लेके आए, और उनका स्पेशल इंटरेस्ट और रुचि उत्तर प्रदेश में रहती है। उनको एक एक सीट का आंकड़ा, एक एक सीट की पिक्चर उनके सामने होती है। वो एक रियलिस्टिक अप्रोच के साथ काम करते हैं। तो ये जो अमित शाह जी आए,
तो उसको एक कहते हैं कि भी महेश शर्मा ने 100 सुनार की एक लोहार वाली स्थिति कर दी, इसको उनका एक मास्टर स्ट्रोक। और कुल मिला के कहते हैं कि बहुत हद तक पार्टी संगठन क्या किसको टिकट देता है किसको नहीं, ये एक भविष्य बताएगा। लेकिन फिलहाल बहुत हद तक स्थिति पिक्चर साफ हो गई है गौतम नगर की, कि पलड़ा महेश शर्मा के फेवर में झुक चुका है। यानी कि ये माने कि 2024 में भी महेश शर्मा चुनाव लड़ेंगे, अभी तक का परिदृश्य यही नजर आ रहा है। सब कुछ अगर ठीक ठाक रहा तो स्थिति यही बन रही है सर। तो देवेंद्र जी, हालांकि सभी लोग बहुत अभी भी बढ़िया, प्रयास कर रहे हैं। आपने बहुत बढ़िया पिक्चर आपने खींची। और जिन लोगों को अगर नोएडा एनसीआर की जानकारी नहीं है, खासतौर से गौतम बुद्ध नगर जिले की राजनीति की, उन्हें इस वीडियो को बड़े ध्यान से सुनना चाहिए। इसमें पिछले लगभग 10-15 साल का आपने पूरा लेखा जोखा प्रस्तुत कर दिया कि किस तरीके से ये बीजेपी के गढ़ के रूप में बना है, और बीजेपी इसे लेकर कैसे कंसर्न रहती है, सभी वर्गों को साथ लेकर चलने की जो उनकी कोशिशें रहती है। तो देवेंद्र जी, धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और इस महत्वपूर्ण बहुत जानकारी बहुत के धन्यवाद लिए। सर। आप बीच बीच में हमारे चैनल से गायब हो जाते हैं, जरा समय निकालते रहिए। और थोड़ा सा गौतम बुद्ध नगर से बाहर भी निकलें, उत्तर प्रदेश की और भी लोकसभा सीटों के बारे में इसी तरह के बिल्कुल एनालिसिस सर। हमारे लिए लाएं। जी बिल्कुल सर। चलिए, नमस्कार। धन्यवाद।